गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द रिवीजन क्लासेस। तो आज अपने रिवाइज करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन ये कहता है एज ए एसएससी अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का एनएवी आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउएवर इस प्रोविजन के दो एक्सेप्शन है। सबसे पहला, अगर आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं फॉर योर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, एसएससी अगर उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इन दैट केस उस प्रॉपर्टी का एनएवी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। सेकंड एक्सेप्शन इज, अगर एसएससी के पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और एसएससी ने उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट में दे रखा है एंड रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इज द बिजनेस ऑफ एसएससी, इन दैट केस उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का एनएवी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। हाउएवर इस रेंटिंग से एसएससी को जो भी इनकम आ रहा है इट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी इनकम, बिकॉज ये एसएससी का एक बिजनेस है। ध्यान रखना, यहां पर मैंने बात किया है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एसएससी अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट में दे रखा है एंड रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज द बिजनेस ऑफ एसएससी, स्टिल उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एनएवी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट सर, अब ये प्रॉपर्टी का डिफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयरटू। अब बिल्डिंग मीन्स वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है, शॉप, गोडाउन, योर एनी अदर प्रीमाइजेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बिल्डिंग। अब लैंड अपर्टेनेंट देयरटू मीन्स बिल्डिंग को लग के जो छोटा सा जगह है। लेट सपोज एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास कोई गार्डन है, बिल्डिंग के पास कोई पार्किंग लॉट है, बिल्डिंग को लग के कोई गराज है। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड अपर्टेनेंट देयरटू। अच्छा सर, क्या अगर सिर्फ एक लैंड रहेगा, कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ एक लैंड है, क्या उसको भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर करते हैं? नहीं, नहीं। प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग और बिल्डिंग को लग के जो लैंड है दैट इज योर प्रॉपर्टी। ओके, और वैसे भी क्लास में मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके पास सिर्फ एक लैंड है और उस लैंड को आपने रेंट में दे रखा है, वहां से आपको कोई रेंटल इनकम आ रहा है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, बिल्डिंग का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, एसएससी के हाथ में प्रॉपर्टी का एनएवी तभी टैक्सेबल होगा अगर एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर है। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तभी प्रॉपर्टी का एनएवी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अगर एसएससी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, इन दैट सिचुएशन एनएवी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी लीज में लाता है, मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी लीज में लाता है एंड वो उस प्रॉपर्टी को सबलीज करता है टू मिस्टर बी। मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी लीज में लाया एंड वो उस प्रॉपर्टी को सबलीज कर रहा है टू मिस्टर बी। अब मिस्टर बी से मिस्टर ए को जो भी रेंटल इनकम मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस प्रॉपर्टी का एनएवी मिस्टर ए के हाथ में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होने वाला, बिकॉज मिस्टर ए इज नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। हाउएवर ये जो ओनरशिप वाला कंडीशन है ना, ये ओनरशिप वाला कंडीशन हम कंसिडर नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड अरियर ऑफ रेंट, क्योंकि अनरियलाइज रेंट एंड अरियर ऑफ रेंट टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जब ये रिसीव होंगे तब ये टैक्सेबल होंगे। हाउएवर जब ये रेंट एराइज हुए थे, जब ये रेंट एक्रू हुए थे, तब कहीं ना कहीं एसएससी प्रॉपर्टी का ओनर था। दैट्स वाई जब इनको हम टैक्सेबल करेंगे, जिस ईयर में ये रिसीव होंगे, तब हम ओनरशिप को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, प्रॉपर्टी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, मैटर नहीं करता। ओके, प्रॉपर्टी में बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज़। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, प्रॉपर्टी एसएससी के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो इट मीन्स जो आपका एसएससी है वो कहीं ना कहीं एक बिल्डर होगा, बराबर। तो अगर एक बिल्डर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एज स्टॉक इन ट्रेड, इन दैट केस उस प्रॉपर्टी का एनएवी उस बिल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउएवर जिस ईयर में उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल तक उस प्रॉपर्टी का एनएवी को नील कंसिडर किया जाएगा, कंडीशन बिल्डर ने उस प्रॉपर्टी को रेंट में नहीं लगाया है। दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे पहले तो अगर एक बिल्डर है, बिल्डर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है एज स्टॉक इन ट्रेड, इन दैट केस उस प्रॉपर्टी का एनएवी बिल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। नाउ आई एम सेइंग जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, लेट सपोज बिल्डर के पास जो प्रॉपर्टी है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल तक, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर
25, 26 फॉर दिस 2 years इस प्रॉपर्टी का एनएवी बिल्डर के हाथ में नील रहने वाला है, कंडीशन बिल्डर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 years उस प्रॉपर्टी को रेंट में ना लगाए। ओके ठीक है, सो एनएवी नील रहेगा अगर बिल्डर प्रॉपर्टी को रेंट में नहीं लगाता। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 years अगर बिल्डर इस प्रॉपर्टी को रेंट में लगा देता है तो फिर सर एनएवी क्या होगा? इन दैट केस एनएवी इज इक्वल टू एनएवी ऑफ ए लेट आउट प्रॉपर्टी। अब तो भाई प्रॉपर्टी उसने लेट आउट कर दिया ना, सो लेट आउट प्रॉपर्टी का एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो आप लोगों को मालूम है। सो एनएवी इज इक्वल टू एनएवी ऑफ ए लेट आउट प्रॉपर्टी। एनएवी ऑफ एलओपी बराबर। ओके ठीक है, तो अगर लेट आउट नहीं किया इन दैट केस एनएवी नील रहेगा, लेकिन अगर उसने लेट आउट कर दिया देन वी विल कैलकुलेट एनएवी कंसीडरिंग द प्रॉपर्टी एज एलओपी। अच्छा सर आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड ऑफ 2 years, अच्छा ये 2 साल के बाद लेट सपोज मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, सर फिर क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 26-27 में अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 में बिल्डर ने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं किया है, इन दैट केस एनएवी विल बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी एज डीएलओपी, और अगर लेट आउट कर दिया है एनएवी विल बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी एज एलओपी। सिंपल। ओके ठीक है, चलो सो ये बिल्डर वाला पॉइंट खत्म हुआ, ये आप लोग खुद रीड कर लेना। अच्छा, कंपोजिट रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंपोजिट रेंट? अगर आप बिल्डिंग के साथ साथ कुछ अदर एसेट्स भी रेंट में दे रहे हो, ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्डिंग के साथ आप फर्नीचर्स भी दे रहे हो, ओके सो बिल्डिंग के साथ साथ अगर आप कुछ अदर एसेट्स भी रेंट में दे रहे हो, इन दैट केस हम उसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है इनसेपरेबल और एक आता है सेपरेबल। अच्छा अगर आप बिल्डिंग को रेंट में दे सकते हो विदाउट रेंटिंग द अदर एसेट्स को रेंट में दिए बिना फिर भी आप बिल्डिंग को रेंट में दे सकते हो, इन दैट केस हम उसको बोलते हैं सेपरेबल। और अगर आप अदर एसेट्स को रेंट में दिए बिना बिल्डिंग को रेंट में नहीं दे सकते, हम उसको बोलते हैं इनसेपरेबल। तो अगर आपका सेपरेबल वाला केस है, इन दैट केस आपको बिल्डिंग से जो रेंट आ रहा है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड अदर एसेट से जो भी रेंट आ रहा है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। लेकिन अगर आपका इनसेपरेबल वाला केस है, आपको जो भी रेंट आ रहा है चाहे वो बिल्डिंग से आए हो चाहे वो अदर एसेट से आए, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, इनसेपरेबल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था ऑडिटोरियम, एंड सेपरेबल का एग्जांपल मैंने आपको दे रखा था एक फर्निश्ड फ्लैट। ओके नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ये तो ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अच्छा सर आपने बताया था अगर एसएससी के पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का एनएवी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर एनएवी का कैलकुलेशन करते कैसे हैं ये लो देख लो भाई। सबसे पहले अगर आपका एसओपी वाला प्रॉपर्टी है तो भाई इसका एनएवी नील रहता है, वेरी सिंपल। अगर आपका एसओपी प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका तो एनएवी भाई नील रहता है। अगर आपका एलओपी है दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू लेना है, फेयर रेंट लेना है, इन दोनों में से जो हायर है वो फिगर आपको लेना है। अब ये हायर वाले फिगर को आपको कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड रेंट। अब ये हायर वाला फिगर एंड स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो लोअर आएगा दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। अब आपको इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है विथ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, एंड इन दोनों में से जो हायर फिगर आएगा दैट विल बी योर जीएवी। ओके अब इस जीएवी से आपको लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड, आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू दैट इज योर एनएवी, एंड एनएवी से आपको लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। एनएवी का जो 30% रहता है वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउ कर दिया जाता है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड वहां से आपको लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप कोई भी लोन ले रखे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, एंड एट द एंड आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये मैंने बताया कैलकुलेशन ऑफ एलओपी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डीएलओपी। अब डीएलओपी का कैलकुलेशन इज कंप्लीटली सिमिलर टू द कैलकुलेशन ऑफ एलओपी, बस यहां पर एक चेंज आएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल विल बी नील। तो अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल इज नील, इन दैट केस योर जीएवी दैट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, एंड वहां से आपको म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है, आपको एनएवी मिल जाएगा एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज। What is the meaning of fair rent? Fair rent means rent of similar property in same locality. What is the meaning of standard rent? Standard rent आपको मिल जाएगा from Rent Control Act. Now, next is what is
रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। सर, रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल क्या होता है? आप प्रॉपर्टी रेंट में लगाए तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ रेंट मिलेगा। तो जो रेंट आपको मिल चुका है या फिर जो रेंट आपको मिलने वाला है, ड्यू तो हो गया बट अभी तक मिला नहीं है, दैट इज योर रेंट रिसीवेबल। बट ध्यान रखना, जब भी आप रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल का कैलकुलेशन करेंगे आपको अनरियलाइज्ड रेंट को कंसीडर नहीं करना है। बट एक रेंट को आप अनरियलाइज्ड रेंट तभी कह सकते हैं अगर आप 3 कंडीशंस कंप्लाई करते हैं। सबसे पहला, जिस टेनेंट की वजह से आपका अनरियलाइज्ड रेंट एराइज हो रहा है वो टेनेंट आपका प्रॉपर्टी खाली कर चुका है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वो टेनेंट एसएससी के किसी और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर रखा। एंड थर्ड कंडीशन, एसएससी ने टेनेंट के ऊपर लीगल एक्शन ले रखा है फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लाई होता है हम उस अनरियलाइज्ड रेंट को कंसिडर नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। ओके, अब ये सब पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर लिया, 1 2 3 आप खुद देख लेना। आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, दैट इज योर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मीन्स एसएससी अगर प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, एसएससी उस प्रॉपर्टी में खुद रहता है, दैट इज योर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एंड अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मीन्स ना एसएससी उस प्रॉपर्टी को अपने खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है, ना एसएससी उस प्रॉपर्टी को रेंट में दे रखा है, दैट इज योर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओके, सो एक एसएससी बिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ मैक्सिमम 2 एसओपी रख सकता है। एसओपी ऑल्सो इंक्लूड्स अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना। ओके, तो अगर आपका एसएससी एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसके पास मैक्सिमम 2 एसओपी, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर सर उससे ज्यादा एसओपी हो गया उसके पास, मींस अपना एसएससी है मिस्टर ए और मिस्टर ए के पास 3 प्रॉपर्टी है और वो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज उसके सेल्फ ऑक्यूपाई हो रखे हैं। ठीक है, भले ही वो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, बट हम फॉर टैक्स कैलकुलेशन 2 ही प्रॉपर्टी को एसओपी कंसिडर करेंगे एंड द थर्ड वन विल बी कंसिडर्ड एज डीएलओपी। थर्ड प्रॉपर्टी को हम डीएलओपी कंसिडर करेंगे। ओके, तो सर अगर एक प्रॉपर्टी डीएलओपी बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? डीएलओपी बन जाएगा तो डिफरेंस ये होगा, जो प्रॉपर्टीज आपके एसओपी होते हैं उनका एनएवी नील रहता है, बट जो प्रॉपर्टी आपके डीएलओपी रहते हैं उनका एनएवी इज कैलकुलेटेड एज पर दिस टेबल। देखो, where property is self-occupied for own residency or unoccupied throughout the previous year, net annual value will be nil। उस प्रॉपर्टी का NAV नील रहता है। Benefit of nil NAV is available only up to 2 self-occupied or unoccupied property to individual and HUF। सिर्फ और सिर्फ individual and HUF को ये बेनिफिट अवेलेबल है दैट वो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हैं और उसका NAV नील क्लेम कर सकते हैं। Where SSE owns more than 2 properties, then income from 2 properties will be nil as self-occupied। ओके, अगर SSE के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है और वो सारे प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है तो 2 प्रॉपर्टीज को तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान के उसका NAV नील कंसिडर कर लेंगे। एंड अदर प्रॉपर्टीज शैल बी ट्रीटेड एज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अदर प्रॉपर्टीज को हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। दिस ऑप्शन कैन बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर इन द मैनर बेनिफिशियल टू द एसएससी। यस, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, सपोज एसएससी के पास 3 प्रॉपर्टीज है, तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज को वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 2 आपके एसओपी बनेंगे, एक आपका डीएलओपी बनेगा। अभी डिसाइड कौन करेगा कौन से 2 एसओपी और कौन सा एक डीएलओपी है? ये डिसीजन कंप्लीटली एसएससी के हाथ में है। एसएससी अपने बेनिफिट के हिसाब से कोई भी 2 प्रॉपर्टी को एसओपी बना के थर्ड वन को डीएलओपी बना सकता है। और ये जो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर साल एसएससी अपने बेनिफिट के हिसाब से चेंज भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इन केस ऑफ डीएलओपी प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी टेकन एज जीएबी। यहां पर जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट रहता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज जीएबी। और ये ऐसा क्यों होता है हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। यहां पर जो भी म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ है, ओनर ने पेमेंट किया है, उसका डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। पॉइंट 678 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पॉइंट 6 ये कहता है अगर एसएससी के पास एक प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी को फॉर पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट किया गया एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी वैकेट था, खाली था। एसएससी तो रेंट में देना चाहता था प्रॉपर्टी, बट उसे कोई मिला ही नहीं टेनेंट। ओके, सो इन दिस सिचुएशन अगर आप एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल के साथ, इन दिस केस एक्सपेक्टेड रेंट हायर ही रहेगा।
इन मैक्सिमम केसेस एक्सपेक्टेड रेंट आपका हायर ही रहेगा। रीजन बीइंग जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो तो आपका 12 मंथ्स का होगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल रेंट है वो तो 12 मंथ्स का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर के लिए आपका प्रॉपर्टी तो रेंट में लगा नहीं था, आपका प्रॉपर्टी तो फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर रेंट में लगा था और फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी आपका वेकेट था। सो इन दिस केस, इन द मैक्सिमम केसेस आपका एक्सपेक्टेड रेंट हायर रहने वाला है एज कंपेयर टू एक्चुअल रेंट। तो फिर यहाँ पर जो जनरल प्रोविजन रहता है एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर दैट विल बी आवर जीएवी, वो प्रोविजन तो हम यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज एसएससी के साथ भाई थोड़ा सा नाइंसाफ़ी तो हो जाएगा। तो फिर क्या करना है सर, इधर बताओ। एक काम करो, सपोज आपका प्रॉपर्टी रेंट में लगा था फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए रेंटेड था, एंड वेकेट था फॉर 3 मंथ्स। ओके, अब ये 9 मंथ्स में जो रेंट हमें मिला है या फिर जो मिलने वाला है दैट इज योर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, दैट इज योर एआर। ओके, ये 3 महीने में जब प्रॉपर्टी आपका खाली था, अगर ये 3 महीने में प्रॉपर्टी आपका रेंट में लगता, हम एज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अगर हमारा प्रॉपर्टी रेंट में लगता तो फिर कितना रेंट आता, दैट इज योर वी आर वेकेटेड रेंट। ओके, अब आपको एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है विथ एआर प्लस वीआर। इफ एक्सपेक्टेड रेंट एक्सीड्स एआर प्लस वीआर, इन दैट केस योर जीएवी इज एक्सपेक्टेड रेंट। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू और लेस देन एआर प्लस वीआर, in that case your GAV is AR, your GAV is AR, that is your rent received and receivable for 9 months. I hope it is clear. Okay, चलो पॉइंट 6 अपना कंप्लीट हुआ भाई। अब अपने आते हैं पॉइंट 7 में, वेयर प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, पॉइंट 6 में ये था कि भाई प्रॉपर्टी लेट आउट था फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी आपका वैकेट था। बट पॉइंट 7 ये कहता है कि प्रॉपर्टी लेट आउट हुआ था फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी को एसएससी ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। तो भाई यहाँ पर तो एसएससी की ही गलती है। भाई तुम चाहते तो प्रॉपर्टी को पूरे साल भर के लिए रेंट में लगा सकते थे, लेकिन ईयर के बीच में तुमने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। इन दिस केस एसएससी को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। भाई जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, मैं पॉइंट 7 का बात कर रहा हूँ, इन केस ऑफ पॉइंट 7 जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट तो भाई आपका 12 मंथ्स का रहेगा। इसको आपको कंपेयर करना है विथ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, और ये जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल है ये तो आपके पार्ट ऑफ द ईयर के लिए रहेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को रेंट में लगाया है फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। सो एक्सपेक्टेड रेंट of 12 months will be compared with actual rent received and receivable, और इन दोनों में से जो भी हायर फिगर आएगा that will be your GAV, and in maximum cases यहाँ पर आपका हायर फिगर एक्सपेक्टेड रेंट ही आएगा। ओके, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट हैज़ बीन टेकन फॉर 12 मंथ्स। ओके, देखो, इफ ए प्रॉपर्टी is self-occupied for part of the year and let out for remaining part of the year, expected rent for the whole year shall be compared with the actual rent of let out property let out period, and whichever is higher shall be considered as your GAV. Municipal tax for whole year is allowed as deduction provided it has been paid by the owner. Okay, तो अगर ओनर ने म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है, सो म्यूनिसिपल टैक्स फॉर द एंटायर ईयर शैल बी प्रोवाइडेड एज डिडक्शन। चलो ये हो गया पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि भाई अगर आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एक पार्ट आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है और एक पार्ट आपने लेट आउट कर रखा है। प्रॉपर्टी एक है बट उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया और एक पार्ट आपने लेट आउट कर लिया। लेट सपोज आपका प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर है, जो आपका नीचे वाला फ्लोर है उसको आपने लेट आउट कर दिया, ऊपर वाला फ्लोर आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया। ओके, इन सच सिचुएशन आप इस प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी भले ही एक है बट फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पज हम इसको 2 प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे, और जो पार्ट को आपने लेट आउट कर रखा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड जिस पार्ट को आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है दैट पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। सो कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी एज 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम इसका NAV कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके सर, वो तो अपने कर लेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत ये है सर, वो तो सर हमने कंसिडर कर लिया ना कि प्रॉपर्टी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, बट देखा जाए तो प्रॉपर्टी तो एक ही है, तो उसका म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब तो एक ही होगा ना। तो इसको कैसे बाइफर्केट करेंगे?
हाउ टू बाइफरकेट दिस फिगर्स? वी विल बाइफरकेट दिस फिगर्स कंसिडरिंग रीजनेबल बेस। अभी रीजनेबल बेस क्या होता है? हम एरिया वाइज इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर वाइज अपने इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जब भी आप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे तब आपको अनरियलाइज रेंट को कंसिडर नहीं करना है। ओके, अब ये जो अनरियलाइज रेंट है, अगर ये आपको इन फ्यूचर कभी जाके मिलता है तो जिस ईयर में अनरियलाइज रेंट आपको मिलता है, रिसीव होता है, दैट ईयर में ये टैक्सेबल होने वाला है और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30% का। बस आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, जहाँ तक बात है प्रॉपर्टी टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स को म्युनिसिपल टैक्स भी बोला जाता है, होल्डिंग टैक्स भी बोला जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम जीएबी। जीएबी से आप प्रॉपर्टी टैक्स लेस करेंगे तो फिर आपको एनएवी मिल जाएगा। बट ध्यान रखना, प्रॉपर्टी टैक्स का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आप दो कंडीशंस कंप्लाई करते हैं। सबसे पहला, प्रॉपर्टी टैक्स शुड बी बर्न बाय द एसएससी और ओनर। प्रॉपर्टी टैक्स को बियर कौन कर रहा है? ओनर बियर कर रहा है। अगर टेनेंट प्रॉपर्टी टैक्स को बियर कर रहा है, इन दैट केस एसएससी को, ओनर को प्रॉपर्टी टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। सो पहला कंडीशन है प्रॉपर्टी टैक्स शुड बी बर्न बाय द ओनर और एसएससी। नेक्स्ट इज इट शुड हैव बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो प्रॉपर्टी टैक्स का डिडक्शन पेड बेसिस पे मिलता है, ध्यान रखना। अच्छा, सपोज प्रीवियस ईयर 25-26 में, प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने लास्ट 5 प्रीवियस ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स आपका पेंडिंग था, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट आपने किया प्रीवियस ईयर 25-26 में। सो लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉपर्टी टैक्स का डिडक्शन आप प्रीवियस ईयर 25-26 में क्लेम कर सकते हैं। जिस प्रीवियस ईयर में आपने प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट किया उसी प्रीवियस ईयर में ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का डिडक्शन पेड बेसिस में मिलता है, ड्यू बेसिस में नहीं, ध्यान रखना। If in any subsequent year arrears are paid, then amount so paid is allowed as deduction. In case of property situated outside India, tax levied by local authority of the country in which property is situated is also allowed as deduction. अगर आपका प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है एंड उस कंट्री में अगर उस कंट्री का लोकल अथॉरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी टैक्स लगाता है, उस टैक्स का भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो जीएबी से हमने प्रॉपर्टी टैक्स लेस किया, अपने को एनएवी मिल गया। अब एनएवी से अपने को दो फिगर लेस करना रहता है। एक रहता है आपका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनएवी का 30%, दैट विल बी अलाउड टू यू एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें क्यों मिल रहा है भाई? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब भी आप एक प्रॉपर्टी रेंट में देते हैं, आपके यार देखो प्रॉपर्टी का रिपेयर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कुछ तो खर्चे रहते हैं ना, है ना। सो फॉर ऑल दीज एक्सपेंसेस आपको एक कंबाइंड स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाता है 30% ऑफ एनएवी, दैट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। स्टैंडर्ड डिडक्शन का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अपने को डिस्कस करने का है। अच्छा हाँ, 30% वाला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, उसमें एक पॉइंट है डिस्कशन के लिए, जो आपका एसओपी प्रॉपर्टी रहता है। एसओपी प्रॉपर्टी का तो एनएवी ही नील रहता है। अगर एसओपी प्रॉपर्टी का एनएवी नील है, इन दैट केस व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड? स्टैंडर्ड डिडक्शन विल ऑल्सो बी नील, क्योंकि अगर आप नील का 30% निकालेंगे तो वो नील ही आएगा। ओके, ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? आप अपने प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रॉपर्टी के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए अगर आप कोई भी लोन ले रखे हैं, उस लोन के ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सपोज आपने एक हाउसिंग लोन ले रखा था, अब उस हाउसिंग लोन के रीपेमेंट के लिए आप कहीं और से लोन ले रहे हैं। आपने एक हाउसिंग लोन ले रखा था, उस हाउसिंग लोन के रीपेमेंट के लिए आप और एक लोन ले रहे हैं। अब ये जो नया लोन आपने लिया उसके ऊपर भी जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलता है? सबसे पहले तो अपने को यह समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट। सपोज प्रीवियस ईयर 25-26 में आपके प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उससे प्रीसीडिंग वाला प्रीवियस ईयर, अच्छा 25-26 में अगर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा था? प्रीवियस ईयर 24-25। सो माय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी अप टू 31st March 2025।
सो अप टू दिस डेट मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो जाएगा। अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फिर सर स्टार्ट कब से होता है? जिस दिन आपने लोन लिया। जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से लेकर जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट, दैट इज योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एंड ड्यूरिंग दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। बट वाई सर, ऐसा क्यों सर? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन सर आप उसी साल में ही दे देते, लेकिन उस साल तो आपका प्रॉपर्टी ही रेडी नहीं था। तो अगर आपका प्रॉपर्टी ही रेडी नहीं था तो कौन सा एनएवी आपके टैक्सेबल होगा, कौन सा एनएवी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? और अगर कोई एनएवी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला तो फिर आप डिडक्शन क्या ही क्लेम करेंगे। ओके, सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो है उसका डिडक्शन हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। ओके, देखो, interest payable for pre-construction period prior to the previous year in which property is acquired or construction is completed can be claimed as deduction over 5 years in equal installment commencing from the year of acquisition or completion of construction. Okay, नेक्स्ट, अब ध्यान रखना भाई, अगर तुम्हारा एलओपी प्रॉपर्टी है या फिर डीएलओपी प्रॉपर्टी है तो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। लेकिन अगर आपका एसओपी प्रॉपर्टी है, इन दैट केस देयर इज ए लिमिट ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन आप क्लेम करने वाले हैं उसके ऊपर एक लिमिट है। एंड व्हाट इज दैट लिमिट? ध्यान रखना, ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ एसओपी के लिए है, एलओपी एंड डीएलओपी के लिए नहीं। अब जहां तक बात है लिमिट का, अगर 3 कंडीशंस आप कंप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपने लोन ले रखा है ऑन और आफ्टर, जो आपका बोरोड कैपिटल है, जो आपका लोन है दैट इज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। योर लोन इज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 एंड दिस लोन इज फॉर construction or acquisition of property and you have completed the construction or acquisition of your property within a period of 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed। 3 कंडीशन से दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहला कंडीशन है जो आप लोन ले रखें दैट इज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। ओके, ये लोन आप ले रखें फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी। एंड थर्ड कंडीशन इज आपने ये कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वॉज बोरोड। अगर ये 3 कंडीशन कंप्लाई होता है, इन दैट केस आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू 2 lakhs, उससे ज़्यादा नहीं। एंड इन अदर केसेस आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू 30,000। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये जो लिमिट मैंने आपको पढ़ाया पॉइंट ए में दैट इज 2 lakhs एंड पॉइंट बी में लिमिट है आपका 30,000, दैट इज योर अदर केसेस। अब इनका एक कंबाइंड लिमिट भी है 2 लाख। व्हाट डज इट मीन? लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एग्जाम्पल। सपोज मिस्टर ए के पास 2 एसओपी हैं। मिस्टर ए के पास 2 एसओपी हैं, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए उसने लोन ले रखा था फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए वो लोन ले रखा था और उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है 2,50,000। और एक एसओपी के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वो लोन ले रखा था और उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना है 50,000। ओके, ठीक है, एक एसओपी की कंस्ट्रक्शन के लिए वो लोन ले रखा था, उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है 2,50,000। और एक एसओपी के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वो लोन ले रखा था और उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है 50,000। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिडक्शन अलाउड टू मिस्टर ए फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सबसे पहले तो भाई ये जो 2,50,000 का उसने पेमेंट किया, डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन तो 2 लाख का ही मिलेगा, बराबर, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। और ये जो 50,000 का उसने पेमेंट किया, डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000। नाउ क्या उसे टोटल डिडक्शन 2,30,000 का मिल जाएगा? नहीं। नाउ देयर इज ए कंबाइंड लिमिट ऑफ 2 lakhs। ठीक है, एक एसओपी के लिए ठीक है भाई उसे 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे एसओपी के लिए भी मैं मानता हूं उसे 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, बट देयर इज ए कंबाइंड लिमिट ऑफ 2 लाख, हेंस यहां पर उसे 2,30,000 का डिडक्शन नहीं 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो
अच्छा, ध्यान रखना जब भी आप ये लिमिट का कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड योर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट जिसका डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, वो इंस्टॉलमेंट्स भी आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, चलो ये हो गया। सीलिंग लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड डज नॉट अप्लाई टू लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ये तो मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। ओके, अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया और उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। सो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्ट अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, ध्यान रखना जो आपका म्युनिसिपल टैक्स था उसका डिडक्शन आपको मिल रहा था पेमेंट बेसिस में, बट ये एक्रूअल बेसिस में आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ड्यू बेसिस में आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, बायर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द सेलर टू पे सेल्स प्राइस इन इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर जो बायर है वो अपने बिल्डर से बोल रहा है, सेलर दैट इज अ बिल्डर, बिल्डर से बोल रहा है कि भाई देख बिल्डर, मैं जो तेरे से फ्लैट खरीद रहा हूँ उसका जो प्राइस है 50 लाख, मैं 50 लाख एक बार में तो पे नहीं कर सकता, मैं ये 50 लाख इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। तो अब जब बायर प्राइस का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है वो इंस्टॉलमेंट में 50 लाख पे करेगा या फिर उसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर बायर इंस्टॉलमेंट में प्राइस का पेमेंट कर रहा है, इन दैट केस जो एक्चुअल प्राइस है 50 लाख, उसे उतना पे नहीं करना, उससे ज़्यादा ही उसे पे करना पड़ेगा। लेट सपोज उसे 55 लाख पे करना पड़ रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख उसने पेमेंट किया, ये एक्स्ट्रा 5 लाख बेसिकली इंटरेस्ट है। तो क्या इस इंटरेस्ट का डिडक्शन बायर क्लेम कर सकता है? बिल्कुल, बायर इस इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ओके, अच्छा, inadmissible deduction, interest chargeable under this head which is payable outside India shall not be deducted if tax has not been paid or deducted on such interest। अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, पे नहीं किया, इन दैट केस आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज योर अरियर रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट। ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं ये जो अरियर रेंट है एंड अनरियलाइज्ड रेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो अरियर रेंट है, दिस इज अरियर रेंट ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन रेंट, ये मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था। ओके, अरियर रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट और रियलाइजेशन। डिडक्शन अलाउड एट द रेट 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड रियलाइज्ड। ओके, सबसे पहले तो भाई देखो ये टैक्सेबल होने वाला है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, डिडक्शन आपको 30% मिल जाएगा। Taxable even if SSE is not the owner of the property in the financial year in which rent is received and realized। जिस फाइनेंशियल ईयर में रेंट रिसीव हुआ, रियलाइज हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर में SSE आपका SSE उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं था, मैटर नहीं करता, फिर भी SSE के हाथ में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेंट जिस पीरियड को रिलेट करता है उस पीरियड में कहीं ना कहीं SSE इस प्रॉपर्टी का ओनर था। ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी। अब आपकी जो को ओन्ड प्रॉपर्टी है उसका कैलकुलेशन कैसे होने वाला है? तो देखो भाई, अगर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक प्रॉपर्टी को को ओन करते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक ही प्रॉपर्टी है और उस एक प्रॉपर्टी को ये दोनों को ओन करते हैं, दोनों का 50-50% शेयरिंग है उस प्रॉपर्टी में, और दोनों इस प्रॉपर्टी को अपने खुद के रहने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं। इन दैट केस सबसे पहली बात तो भाई देखो, प्रॉपर्टी का NAV दोनों के हाथ में नील हो जाएगा, बराबर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वो भी नील रहेगा। लेकिन जहां तक बात है इंटरेस्ट डिडक्शन का, इंटरेस्ट डिडक्शन दोनों ही को ओनर को 2 लाख और 30,000 ईच मिलेगा। इट मीन्स सपोज उन्होंने जो हाउसिंग लोन ले रखा था, हाउसिंग लोन के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है टोटल 5 लाख। ओके, 2,50,000 ए ने पे किया एंड 2,50,000 बी ने पे किया। सो ए को डिडक्शन मिल जाएगा 2 लाख का एंड बी को भी डिडक्शन मिल जाएगा 2 लाख का। सो द लिमिट ऑफ 2,30,000 दैट इज पर को ओनर, नॉट पर प्रॉपर्टी। ध्यान रखना यहां पर ए और बी दोनों को 2 लाख और 30,000 ईच का डिडक्शन मिलेगा इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ध्यान रखना। अच्छा, जहां तक बात है लेट आउट प्रॉपर्टी का, जहां तक बात है आपके लेट आउट प्रॉपर्टी का, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी देखो भाई, सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन ऐसा करो कि दैट प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय ए सिंगल ओनर। वो प्रॉपर्टी को ओन प्रॉपर्टी है ही नहीं, दैट प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय ए सिंगल ओनर। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लो, कंसिडरिंग दैट प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय ए सिंगल ओनर। आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपने कैलकुलेट किया कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय ए सिंगल ओनर, उसको आपको बाइफरकेट करना है बिटवीन द को ओनर्स कंसिडरिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, जैसे कि हमारे एग्जांपल में ए और बी के पास प्रॉपर्टी का ए
एंड मिस्टर बी एक प्रॉपर्टी को ओन कर रहे थे, उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया था। ओके, सो उस लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करना है कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय ए सिंगल ओनर। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सपोज उस प्रॉपर्टी का आ रहा है 5 lakhs। ओके, एंड ए और बी दोनों का उस प्रॉपर्टी के ऊपर 50-50% का शेयरिंग है। इन दैट केस 2,50,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए एंड 2,50,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर बी। ओके, चलो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डीम्ड ओनरशिप। अब देखो ये वाला तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट था। सबसे पहले ट्रांसफर टू स्पाउस। ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर एक एसएससी अपना प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एसएससी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है अपने स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस भले ही प्रॉपर्टी स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर हो गया बट स्टिल दैट एसएससी विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। बट यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टू लीव ए पार्ट है, डिवोर्स वाला केस है, इन दैट केस ये डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अच्छा, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। अगर एसएससी अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है टू एनी ऑफ हिज माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस भले ही प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफर हो गया है फिर भी हम एसएससी को ही डीम्ड ओनर कंसिडर करेंगे फॉर इनकम टैक्स पर्पस। एंड यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन था, माइनर मैरिड डॉटर। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है माइनर मैरिड डॉटर को, इन दैट केस डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर एक मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एग्जांपल मैंने दिया था गोकुलधाम सोसाइटी का, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है, ड्यू टू दैट मेंबरशिप उसे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक प्रॉपर्टी मिला होगा। सो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर विल बी दैट मेंबर। ओके, उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है? उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर अगर आप देखेंगे दैट इज दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट डीम्ड ओनर विल बी दैट मेंबर। पर्सन इन पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं किसी को सेल करना चाहता हूँ, आई एम द सेलर। तो जो बायर है, बायर ने मुझे कंसिडरेशन दे दिया, मैंने प्रॉपर्टी का पोजीशन भी उसे दे दिया, बट अभी तक प्रॉपर्टी बायर के नाम पे ट्रांसफर हुआ नहीं है, सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। ओके, सो अगर ऑन पेपर देखा जाए अभी भी ओनर मैं हूं, बट मुझे सेल कंसिडरेशन मिल चुका है, मैंने बायर को पोजीशन भी दे दिया। इन सच सिचुएशन दैट बायर विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। भले ही डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अगर देखें एक्चुअल ओनर अभी भी सेलर है, मैं हूं, बट स्टिल दैट बायर विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 years और मोर। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी का राइट है फॉर ए पीरियड ऑफ 12 years और मोर, इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इसी के साथ आज का रिवीजन क्लास यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगते हैं एंड इफ़ यू वांट टू बाय आवर क्लासेस, हमारे क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वेबसाइट का लिंक है, ऐप का लिंक है, आप वहाँ से जाके क्लासेस परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।